आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। चाय कॉफी पर सिमटा मेन्यू, होटलों में कमर्शियल एलपीजी की कमी से हाहाकार। स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, गोगोई बोले राहुल को 20 बार टोका गया। बर्दाश्त नहीं करूंगा, एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता सरकार पर क्यों भड़के सीजेआई। बालन शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के लिए यह कैसा रहेगा। मुज्तबा खामिनाई के सामने क्या है चुनौतियां, कैसे करेंगे वो अमेरिका और इजरायल के हमले का सामना। 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। ईरान को बाईपास कर यूएई ओमान बना सकते हैं नया होर्मुज स्ट्रेट। अचानक गोल्ड सिल्वर में बड़ी तेजी, आज ही चांदी 10,000 रुपए हुई महंगी। कुवैत से सही सलामत मुंबई लौटी उर्वशी रौटेला, आते ही पोस्ट किया होली वीडियो। भारत की जीत पर दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की कमर तोड़ दी है। इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिसके चलते स्थानीय डीलरों के पास कमर्शियल रिफिल का स्टॉक खत्म हो गया है। होटल मालिकों ने मौजूद स्टॉक को लंबे समय तक चलाने के लिए फ्यूल सेविंग मेन्यू अपनाना शुरू कर दिया है। एक होटल मालिक ने बताया कि अब टिफिन आइटम की सामान्य बिक्री के बजाय शाम 4 से 7 बजे के बीच केवल चाय, कॉफी या जूस ही बेचा जा रहा है। लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को पद हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया। 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इसके बाद पीठासीन ने प्रस्ताव पेश करने की परमिशन दे दी। अब इस प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा चल रही है। विपक्ष ने ओम बिरला पर सदन की कार्यवाही में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 20 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोका टोका गया, उन्हें बार बार रूलिंग बुक दिखाई गई। उन्होंने अपनी स्पीच में एक आर्टिकल का हवाला दिया, इस पर उन्हें मना किया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारत में बैन किताबें सदन में दिखाई। उनसे कुछ नहीं कहा गया। इस तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एसआईआर के मामले में सुनवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ममता सरकार और अलग अलग पेटिनर्स को जमकर फटकार लगाया है। शीर्ष अदालत ने एसआईआर एक्सरसाइज से हटाए गए वोटर्स को वेरीफाई करने के लिए अपॉइंट किए गए जुडिशियल ऑफिसर्स पर शक करने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मेनका गोस्वामी ने अदालत को बताया कि करीब 7 लाख दावों का निपटारा न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है, जबकि पहले 63 लाख दावे विचाराधीन थे और अब करीब 57 लाख मामले शेष हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाले बेंच ने कहा कि जिन वोटर्स के नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए थे, उनकी अपील पर काम कर रहे कोर्ट के अपॉइंट किए गए जुडिशियल ऑफिसर्स पहले से ही ओवरटाइम काम कर रहे हैं और उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पिटिशनर्स को फटकार लगाते हुए कहा, जुडिशियल ऑफिसर्स से सवाल करने की हिम्मत भी मत करो। आप उनसे और क्या कुर्बानी चाहते हैं? वे पश्चिम बंगाल से हटाए गए वोटर्स के केस सुनने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। बालन शाह काठमांडू के मेयर से नेपाल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उनकी उम्र महज 35 साल हो रही है। नेपाल के जेनजी आंदोलन ने वहां के सांसद को युवा बना दिया है। प्रचंड को छोड़ इस बार कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के सांसद में नहीं होगा। इस बार के चुनाव में नेपाल में कई चीजें पहली बार होने जा रही है। नेपाल में 239 साल पुरानी राजशाही व्यवस्था 2008 में खत्म हुई थी। 2008 से अब तक किसी भी पार्टी ने अपने दम पर सरकार नहीं बनाई थी। इस बार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बालन शाह के नेतृत्व में अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। नेपाल में कुल 275 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 138 सीटों की जरूरत होगी और आरएसपी 180 से ज्यादा सीटें जीतने की ओर बढ़ रही है। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल कहते हैं कि अब तक यह मिथ था कि 2015 में नया संविधान लागू होने के बाद कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएंगी, लेकिन बालन शाह ने इस मिथ को भी तोड़ दिया है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के शुरुआती दौर में ही पिता आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की वजह से मुज्तबा खामेनेई को मानव सत्ता के शीर्ष तक खींच लिया गया है। लेकिन 1979 की क्रांति के बाद ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर बनने जा रहे मुज्तबा खामेनेई के सामने जंग अस्तित्व की है।
88 शिया मुस्लिम धर्मगुरुओं और विशेषज्ञों की सभा द्वारा उनके चयन का ऐलान होते ही इस्लामिक क्रांति के अनुयायियों की बड़ी भीड़ सड़कों पर उतर आई है। यह भीड़ अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही थी। ईरान के सभी सुरक्षा बलों ने अपने नए कमांडर इन चीफ की खून के आखिरी कतरे तक सेवा करने की शपथ ली है। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का 11वां दिन है। इस बीच ईरान ने कहा है कि वो 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर एक नई शर्त रखी है। इजरायली मीडिया वाइनेट की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन देशों को पहले इजरायल और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से निकालना होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। हर साल दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। हालांकि अमेरिका चैनल CNN ने कहा है कि ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों और व्यापारी जगहों पर सिक्योरिटी टैक्स यानी सुरक्षा शुल्क लगाने की योजना बना रही है, खासकर उन जगहों पर जो अमेरिका के सहयोगी देश के हैं। फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एशिया के कई देशों के लिए रणनीतिक सामरिक रूप से सबसे अहम जलमार्ग है। दुनिया का लगभग 5वें हिस्से का कच्चा तेल इसी संक्रेस रास्ते से होकर गुजरता है और अलग अलग देशों तक पहुंचता है। फिर इस तेल की रिफाइनिंग होती है। उसके बाद यह तेल हमारे आपके कारों, बाइकों में पहुंचता है और इसका दूसरा इस्तेमाल होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया का सबसे अहम समुद्री चौक पॉइंट माना जाता है। दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल इसी संक्रेस जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। ऐसे में जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है, खासतौर पर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच, तब यह सवाल उठने लगता है कि आखिर संयुक्त अरब अमीरात और ओमान मिलकर ऐसे कोई नई समुद्री रास्ता क्यों नहीं बना लेती जो हॉर्मुज को बाईपास कर दे। जब जब हॉर्मुज का संकट पैदा होता है, इस सवाल पर चर्चा होती है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर को देखने से पता चलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। यह स्ट्रेट यानी कि पतला सा जलमार्ग अभी लगभग बंद है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग जारी है और इस युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में टेंशन चरम पर पहुंच गई है। इसके चलते जहां शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो तेल को लेकर हाहाकार मचा नजर आ रहा है। इस बीच सोना चांदी के भाव में भी तगड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दोनों कीमती धातुओं के दाम में तेज उछाल आया। चांदी जहां एक झटके में 10,000 रुपए के करीब महंगी हो गई, तो वहीं सोने का भाव भी 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बढ़त लेकर कारोबार कर रहा था। ईरान पर इजरायल और अमेरिकी हमले के कारण पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है। कई सेलिब्रिटी और आम भारतीय युद्ध के इस माहौल में अरब देशों में फंसे हुए हैं, जबकि कई मौके मिलते ही वहां से वापस वतन लौट आए हैं। इसी कड़ी में उर्वशी रौटेला ने भी अपडेट जारी करते हुए बताया है कि वह कुवैत से वापस मुंबई लौट आई है। हालांकि एक्ट्रेस ने यह भी खुलासा किया है कि जब इंडिया वापस आने के लिए अपनी फ्लाइट में बैठी, तब वह डर की आगोश में थी। वह खुद को कमजोर और बेचैन महसूस कर रही थी। सनमरे फेम उर्वशी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक इमोशनल पोस्ट किया, जिसमें वह आंसू पोंछते हुए दिखाई गई। उन्होंने फैंस को लिखा था कि वे उनकी घर वापसी और सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना करें। हालांकि अब वह सुरक्षित मुंबई पहुंच गई है। वैसे इंस्टा स्टोरी से इधर मुंबई लौटते ही इन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह रोल्स रॉयस कार में इठलाती, मुस्कुराती और पोज देती दिख रही है। स्विमिंग पूल के किनारे होली खेल रही है। क्रिकेट में दुनिया का हर बड़ा खिताब जीतने के बाद भारतीयों के बीच दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती है, एक दिमाग और दूसरा दिल। दिमाग यह विश्लेषण करता है कि उस जीत का क्या मतलब है और जीत हमें भविष्य के बारे में क्या बता सकती है। दिल बस उस घटना की यादों को तस्वीरों, वीडियो, आवाजों और साउंड ट्रैक की तरह जमा कर लेता है और जानता है कि वह जितना चाहे उतने समय तक बार बार उन यादों के पास लौट सकता है। पहले दिमाग को अपना फैसला सुनाने दे। भारत व्हाइट बॉल क्रिकेट में चैंपियन है, फिर चाहे वो पुरुष या महिला टीम हो या अंडर 19 टीम। आईसीसी की हर ट्रॉफी प्रतियोगिता में भारत का दबदबा रहा है। सिर्फ दो को छोड़कर ये दो प्रतियोगिताएं हैं, पुरुष का 50 ओवर वर्ल्ड कप और महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप।